In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. This is Sir Naseem Zulfikar, and today in first year chemistry chapter number 7, solution and electrolyte, I am going to discuss the topic of electrode potential. तो आज मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक नंबर आपका है, दैट इज़ 7.6। तो टॉपिक नंबर 7.6 है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट डेफिनेशन बताते हैं सेल की। बायोलॉजी के टीचर कहेंगे कि सेल किसे कहते हैं, खलिया, वो सेल कहलाता है। केमिस्ट्री के टीचर कहेंगे, कंप्यूटर साइंस के टीचर कहेंगे कि सेल क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो सेल्स हैं। इस तरह से एक आम सा शख्स कहेगा कि सेल हम छोटी कोठरी को कहते हैं, एक छोटा कमरा लाइक टॉर्चर सेल, एक छोटे कमरे को सेल कहा जाता है। और इस तरह से एक टेलीकॉम इंजीनियर क्या कहेगा कि सेलफोन को कहते हैं, जो किसी सेलुलर नेटवर्क से जाकर जुड़ा हो। केमिस्ट्री में सेल किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में सेल एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल केमिस्ट्री के अंदर दो तरह से होते हैं। एक हमारे पास सेल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करते हैं बैटरी के थ्रू, और उससे कुछ केमिकल वर्क डन होता है, उससे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, लेट्स से कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई या रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड, तो वो सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके अंदर असल में आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं और करंट देकर आप किसी भी कंपाउंड को उनके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हमारे पास वन टाइप ऑफ सेल है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिवर्स है। ये नॉर्मली जिसको आप सेल कहते हैं, वो क्या करता है भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेट्स से आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस्तेमाल कर रहे होते हो। जिस मोबाइल फ़ोन से ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई बैटरी लगी है, और वो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स हैं, और वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन को, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो पा रहा है, कैमरे को जो है वो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से रिमोट कंट्रोल आपके पास मौजूद है टीवी का, उसके अंदर भी बैटरी लगी है, सेल लगा है, टॉयज़ के अंदर सेल लगा हुआ है। तो अब सेल के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो करंट जनरेट कर रहा होता है, आज इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल्स के थ्रू बिजली बनती है, और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, और बाय मीन्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और करंट पास होता है और करंट की कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फर्दर भी टाइप्स होती हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक का मकसद नहीं है। जस्ट स्लाइटली बता देता हूँ मैं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे दो तरह से होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो इररिवर्सिबल हो, नॉन रिचार्जेबल हो, जिनको आप चार्ज ना कर पाएँ बार बार, जैसे ड्राई सेल होता है तोशिबा का, वो एक क्या है, एक प्राइमरी सेल है जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता। वैसे डैनियल सेल जो होता है वो एक प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो रिवर्सेबल होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी एक सेकेंडरी सेल है। इस तरह से लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, मोटर बैटरी जो बाइक्स वगैरह में लगती है, यूपीएस में लगती है, कार में लगती है, वो क्या है, वो एक सेकेंडरी सेल है। क्यों? बिकॉज उसको बार बार आप चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है कि सेल सिंगल होता है, जबकि बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इस तरह से सिंगल अगर आप बना दें, सो दिस इज़ एक्चुअली अ सेल, और अगर आप इस तरह से बना दें, सो इट इज़ अ बैटरी। तो जब सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल जब साथ में हम मिला देते हैं, देन इट विल फॉर्म अ बैटरी। सो बैटरी इज़ व्हाट? बैटरी इज़ ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस की कि सेल किसे कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड की ताकत, पोटेंशियल मतलब होते हैं ताकत, किसी भी इलेक्ट्रोड की ताकत। कौन सी ताकत? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की जो सलाहियत होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
इलेक्ट्रोड्स जो कि मेटल के बने होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे होते हैं और कभी गेन कर रहे होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की सलाहियत हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। वैसे नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस ही कर रहे होते हैं और पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर दो मेटल्स को एक साथ सेल में लगा दिया जाए तो उसमें से एक ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, एक रिडक्शन कर रहा होगा, तो वही चीज़ हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की सलाहियत, उसकी एबिलिटी, उसकी टेंडेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से और इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। लेकिन इसको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू, वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बिकॉज किसी एक एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट थिंग टू डू, बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आप नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे एटॉमिक मास, एटम का वज़न कितना है, आप उसकी जो वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते। तो करते क्या है, आप कार्बन को आप स्टैंडर्ड बना देते हैं, कार्बन 12 को, और कार्बन 12 को देखते हुए बाकी तमाम एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर कर देते हैं उसके साथ। तो दैट इज़ कॉल्ड कि वो एटॉमिक मास कहलाता है। फिर तो एटॉमिक मास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता एटम्स के मासेस का, बल्कि जस्ट वो एक आर्बिटरी वैल्यू उसको आप कह सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि कार्बन को एज अ रेफरेंस बनाकर किया जाता है। सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते किसी भी एलिमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर कर देते हैं एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर देते हैं जो बना होता है हाइड्रोजन का। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 0 वोल्ट फिक्स कर दिए खुद से। तो फिर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें याद रखना है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेशन उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने फिक्स की हुई है 0। वो कैसे बनाया जाता है वो इस लेक्चर के बाद आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फिर हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। ई के ऊपर छोटा सर्किल बना देते हैं ई नॉट, जिससे शो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग, इलेक्ट्रॉन गेनिंग, दोनों टेंडेंसी के लिहाज से हमने अलग अलग कर लिया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगी। इसको रिडक्शन पोटेंशियल को ई नॉट रेड से शो करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई नॉट ऑक्स से शो करते हैं, और दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। एडिटिव इन्वर्स से क्या मुराद है कि ई नॉट एक्स जो है वो बराबर होता है माइनस ई नॉट रेड के। अगर किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 35 निकल गई है प्लस में, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 35 निकलेगी वोल्ट्स में, ठीक है। मतलब एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल के पास रिडक्शन पोटेंशियल भी होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होती है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगी। तो किसी भी मेटल के लिए दोनों वैल्यूज़ बता सकते हैं। बट 1953 में स्टैंडर्ड ये बना दिया गया कि आप हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ बताया करेंगे मेटल्स के हवाले से। इसी वजह से ये हम जब भी हमारे पेपर में आएगा तो SRP वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना कहा जाएगा, चाहे वो जिंक का कहा जाएगा या तो वो कॉपर का कहा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है, कि हाउ वी मेक अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम SHE भी लिख रहे होते हैं, S फॉर हाइड्रो स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। तो ये जो SHE होता है इसको किस तरह बनाया जाता है कि हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हम डाल लेते हैं क्या भाई, इस बीकर में डाल देते हैं 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। H2SO4 डाल देंगे, ये H2SO4 हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम डिप कर देंगे एक मेटल के पीस को, और वो मेटल क्या होगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम का रॉड होगा जिसको PT लिखते हैं, और उसको एक वायर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। प्लैटिनम ही क्यों लिया गया, जो कि आप जानते हैं कि प्लैटिनम जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट से मुराद की डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखें तो उसके बड़े एटम्स होते हैं, एटम्स का साइज़ बड़ा होता है, तो 2 एटम्स के बीच में एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है। उस खाली जगह, उस स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं।
तो वॉइड कहेंगे उसको हम, या उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन के एटम इस सुराख में, इस वॉइड में घुस सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन से मुराद क्या है कि सिर्फ सरफेस पर इसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एक चीज़ होती है एब्जॉर्ब, एक चीज़ होती है एड्जॉर्ब। एब्जॉर्ब जब कोई चीज़ होती है तो सिर्फ अंदर तक मतलब घुस जाए तो फिर एब्जॉर्ब है, अगर कोई सिर्फ सरफेस पर, सुपरफिशियल सरफेस पर अगर उनकी सिर्फ आकर स्टक हो जाती है, दैट इज़ एड्जॉर्ब। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस को अगर इस प्लैटिनम मेटल पे स्ट्राइक करवाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस इन होल्स के अंदर, इन वॉइड्स के अंदर क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी, उसकी इसमें एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ पर इसके अंदर एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि प्लैटिनम मेटल के चारों तरफ हमने एक जो है वो एक आपने देखा इस एक कंटेनर टाइप का हमने लगा दी, एक वेसल टाइप का हॉलो सा, और यहाँ से हमने एक जगह से यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम डाल रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे। चूँकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद के 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद प्लैटिनम के जो वॉइड्स हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, उनमें जाकर एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल स्टूडेंट्स के माइंड में यही आता है कि सर हाइड्रोजन तो एक गैस है, हाउ कैन अ गैस बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, उसके इलेक्ट्रोड के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तार में कैसे अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेल में कैसे लगाएंगे सेल के अंदर। तो असल में ये है प्लैटिनम का रॉड, उसमें लेकिन हमने एड्जॉर्ब करवा दी ऊपर से हाइड्रोजन गैस, तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो आपका इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिंक जो है Zn, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन सबसे पहले आज हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिंक एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल बनाना पड़ेगा। वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेजांद्रो वोल्टा, जिसके नाम पे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है। तो एलेजांद्रो वोल्टा इटालियन साइंटिस्ट था और उसने एक सेल बनाया था, दुनिया का पहला सेल बनाया था जिसको हम कहते हैं वोल्टाइक सेल। तो वोल्टाइक सेल इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ दिस वर्ल्ड। ये पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वोल्टाइक सेल। इसी वोल्टाइक सेल को हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें करंट की जनरेशन होगी। हम बैटरी पूरे सेल में कहीं नहीं लगाएंगे और हमें करंट जो है वो मिल रहा होगा, बन रहा होगा। ठीक है, सो एक वोल्टाइक सेल कंसिस्ट होता है 2 हाफ सेल पर। अगर आप यहाँ बोर्ड पर डायग्राम देखें तो 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सो दिस इज जिंक हाफ सेल और एक हाइड्रोजन हाफ सेल होता है। हाफ सेल किस लिए कहते हैं, कंप्लीट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। अगर हम एक सेल में अगर हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड अगर लगा दें तो वो हाफ सेल होगा। तो ये 2 हाफ सेल मिलकर एक कंप्लीट सेल बनेंगे। अच्छा, अब इसमें हाफ सेल क्यों लगाया गया है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही सेल में क्यों नहीं लगा दिया गया, तो ये एक पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, एक पॉइंट है जो कि आपके पास सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं किया कि वाई हाफ सेल, वाई हाफ क्यों इस्तेमाल किया गया। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसका जवाब दूंगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, सो ये हमारे पास 2 हाफ सेल है। जिंक हाफ सेल के अंदर जिंक का हमने एक रॉड डिप कर दिया इसके अंदर है। ठीक है, तो जिंक का जब हमने रॉड इसके अंदर डिप कर दिया तो अभी हमें नहीं पता कि एनोड के कैथोड है, ये बाद में पता लगेगा जब करंट पास होगा। तो मैंने यहाँ से भी हम नहीं बता रहे कि एनोड के कैथोड है। जिंक का एक रॉड डिप कर दिया है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, 1 मोलर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, देन इसके बाद दूसरी तरफ हाइड्रोजन हाफ सेल में 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन और यहाँ पर ये भी 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बिहेव कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप देख सकते हैं वो यहाँ पर हमने डिप किया हुआ है। तो ये अब एनोड की कैथोड ये भी आपको बाद में इसका अंदाज़ा होगा। ठीक है, और अब चूँकि अब अगर दोनों सेल चूँकि डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम इन दोनों सेल को हमें क्या करना है, इन दोनों सेल को कंबाइन करना है। इन दोनों सेल को जोड़ने के लिए चूँकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं, आप देखो यहाँ से तो कंप्लीट है सर्किट, ऊपर हमने क्या किया, वायर के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया है और वायर के साथ एक जगह पर बल्ब लगा दिया गया। सो हियर यू कैन सी देयर इज़ अ बल्ब
एक बल्ब लगा दिया और साथ में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो क्या करेगा, करंट की वैल्यू हमें बताएगा जितना भी करंट यहाँ से हमारे पास फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो करंट फ्लो लेट से कि नहीं हो रहा तो ये 0 पर इसका पॉइंटर है। ठीक है, और ये हमने वायर्स को जोड़ा हुआ है, तार के थ्रू उसको जोड़ा हुआ है। अच्छा, अगर वायर के थ्रू अगर जोड़ भी देना तो ये दोनों सेल हाफ सेल अलग अलग है, दोनों साथ में कनेक्टेड नहीं है। इन दोनों को साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर ग्रीन कलर से देख रहे हैं, दिस इज़ अ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब नमक का पुल। तो ये नमक का एक पुल है। ब्रिज क्या करता है, दो रोड्स को साथ में जोड़ता है, दो जगहों को आपस में लिंक करता है। तो ये ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सेल को, जिंक हाफ सेल, हाइड्रोजन सेल हाफ सेल को साथ में कनेक्ट करता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज बना हुआ किस चीज़ का होता है, तो ये किसी भी सॉल्ट का बना हो सकता है। आप KCl ले सकते हैं, आप NaCl ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, कोई भी आप जो है वो सॉल्ट इसमें ले सकते हैं। बनाया किस तरह से जाता है कि सॉल्ट ब्रिज समझ जाए जैसे एक पाइप होता है ना, प्लास्टिक की पाइप, ये जस्ट वो एक रबर वाली पाइप जो होती है जो पानी भरने के लिए इस्तेमाल होती है, ये वो पाइप है। पाइप का एक छोटा पीस आपने काट दिया है और उस पाइप के अंदर आपने कॉटन प्लग्स मतलब कि उसके अंदर आपने जो है वो रुई भर दिया है, और रुई भरने के बाद आपने बीकर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है किसी एक सॉल्ट का, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के बाद आपने इस रुई के अंदर पूरी तरह से उसको मॉइस्ट कर दिया है। ये बन गया सॉल्ट ब्रिज, और आपने उसको इस तरह से यू शेप में कनेक्ट कर दिया है, इसके अंदर डिप कर दिया है। अभी डिप करने से क्या हो रहा है, एक काम तो ये हो रहा है कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, पहला काम, और दूसरा इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से रोक रहा है। तभी तो हमने हाफ सेल लिया है ना, ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो जाए और मिक्स भी ना हो साथ में। तो दैट्स वाई सॉल्ट ब्रिज को इस्तेमाल किया जा रहा है। और तीसरा एक और इसमें काम करता है, ये है कि इट प्रोवाइड्स अपोजिटली चार्ज आयन टू बोथ द हाफ सेल्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये भी अभी मैं आपको नहीं बता सकता, अभी फ़िलहाल 5-10 मिनट तक तो नहीं बता सकता, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या चीज़ है। तो दो सवाल अभी डाउट में यकीनन आप सारे स्टूडेंट्स के हैं। तो हाफ सेल पहली बात तो क्यों लिया गया, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बैलेंस करता है ये। तो जब हमें क्या करना है, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। अभी हम इससे करंट पास ना, अभी हम क्या करें, साथ में सर्किट को ना जोड़ें। यहाँ से हमने तार जैसे कि तार काट दिया है, तोड़ दिया है, तो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। शुरू में हम क्या करेंगे, इसका वजन ले लेंगे, जिंक के हाफ सेल का हम वजन ले लेंगे। लेट से कि अभी शुरू में जिंक के हाफ सेल को जो वजन आया वो शुरू में 10 ग्राम आ गया, सपोज कर लेते हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया तो क्या देखेंगे हम, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। कैसे अंदाज़ा होगा कि जो बल्ब है ना, ये बल्ब जो है वो ग्लो कर लेगा, ये बल्ब जलेगा, बल्ब में रोशनी आएगी, और साथ में वोल्ट मीटर की जो निडल है वो भी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी और वो कोई रीडिंग देना शुरू कर देगी। लेट्स से कि वो रीडिंग आ गई 0.76 वोल्ट। आपने थोड़ी देर करंट पास किया, 5 से 10 सेकंड तक आपने रीडिंग नोट कर ली, और आपने दोबारा जो है वो वायर को ब्रेक कर दिया। बस इतना ही काम था, करंट पास हो गया, इसका मतलब करंट जनरेट हो गया। बल्ब अब कैसे जनरेट हुआ मैं थोड़ी देर ये भैया आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। जब आपने जिंक का दोबारा से वेट किया, जिंक का जब आप दोबारा से वेट करते हैं तो ये वेट जो है वो 10 ग्राम से कितना हो जाता है, 9 ग्राम, मतलब हल्का हो जा रहा है, जिंक का वेट रिड्यूस हो रहा है। इसके मतलब यहाँ पर जो जिंक का मेटल है ना, Zn, ये जिंक मेटल है पूरा। जिंक मेटल यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक आइंस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 आइंस में जाकर ये कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से क्या यहाँ से जिंक मेटल की तादाद कम हो रही है और Zn+2 आइंस की तादाद बढ़नी शुरू हो जा रही है सोल्यूशन के अंदर। दैट्स वाई इसका वेट कम हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सॉलिड जिंक था, Zn+2 कन्वर्ट हुआ, एक्वस स्टेट में वो सोल्यूशन के अंदर आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से रिमूव कर दिए अपने। ठीक है, तो यहाँ पर असल में ये जिंक हमारा हो गया एनोड। एनोड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से मुराद क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत है। तो वो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पर, चूँकि अगर ये एनोड है ना, तो ये हाइड्रोजन कैथोड है। चूँकि हाइड्रोजन एनोड कैथोड दोनों के तौर पर बिहेव कर सकता है। मैंने इससे पहले भी यहाँ पर आपको दिखाया कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो 0 वोल्ट है, तो उसका E0 रेड भी 0 वोल्ट है, और E0 ऑक्स ये भी 0 वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें ना, तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर सकता है ये, तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन रिडक्शन करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू होकर यहाँ पर ये आ जाएगा। और यही जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस तार से आगे जा रहा है, तो यहाँ पर असल में हो रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है करंट।
इस तार से करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो ये बल्ब जल रहा है और ये वोल्ट मीटर फ्लक्चुएट कर रहा है और 0.76 वोल्ट की रीडिंग शो कर रहा है। तो ये करंट पास हो गया उसके अंदर। ये जो ऊपर वाला सर्किट, ये जो सर्किट है ना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। हमने एक्सटर्नल सर्किट में से करंट पास कर लिया। और ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये हमारे पास कहलाता है दिस इज इंटरनल सर्किट। ये इंटरनल सर्किट है। याद रखिएगा, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, और इंटरनल सर्किट से क्या होता है कि आइंस फ्लो कर रहे होते हैं, आइंस फ्लो कर रहे होता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आइंस फ्लो करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हाफ सेल क्यों लिया गया, ठीक है। अब आते हैं डाउट्स पर अपने, जो डाउट आपके जहन में जनरेट किया था मैंने कि हाफ सेल क्यों लिया। देखो, इलेक्ट्रॉन्स विल टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू ट्रैवल। इलेक्ट्रॉन्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे लेते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मुराद क्या हो गया कि लेट्स से कि अगर आपने एक ही सेल लिया होता, उसके अंदर आपने जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और सेम वे जैसे जिंक ले लिया आपने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया आपने, यहाँ से आपने बल्ब को एक कनेक्ट कर दिया। अब याद रखिएगा कि जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और हाइड्रोजन गेन करेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एक्सटर्नल सर्किट में, दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, आप अपने अप्लाइंसेस वगैरह सब कुछ एक्सटर्नल सर्किट पे लगाते हो, और ये अंदर यहाँ पर दिस इज इंटरनल सर्किट। तो अभी यहाँ पर जिंक के लिए आसान ये है कि वो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ये इतने बड़े पाथ को कभी लेगा ही नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगा इंटरनल सर्किट के थ्रू, जबकि हमें करंट जनरेट कहाँ करना होता है, एक्सटर्नल सर्किट में करना होता है। दैट्स वाई क्या होता है कि हम यहाँ पर 2 हाफ सेल लेते हैं। हाफ सेल लेने पर क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वो उसके पास कोई मजबूरी होती है कि उन्हें इस वायर से करंट जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना होता है, बहना होता है। जब इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स जब बहते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, करंट फ्लो करता है, करंट की प्रोडक्शन होती है, और यहाँ से बल्ब भी जलता है, वोल्ट मीटर भी फ्लक्चुएट करता है। दैट्स वाई डैनियल सेल में या वोल्टाइक सेल में या गैल्वानिक सेल, ये तीनों इसी के वोल्टाइक सेल के नाम है, तो उसमें हाफ सेल लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट पे फ्लो करवाया जा सके। अगर सिंगल ही सेल लेंगे तो क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अपनाएगा और डायरेक्ट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, मतलब इंटरनल सर्किट के अंदर से ही। तो ये क्या हुआ कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन H+ आइंस गए कहाँ पर, इस कैथोड पर गए, और कैथोड पर जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चलते हुए आ रहे थे उसको गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हो गया, आप देख रहे हैं डायरेक्शन हो रही है, और ये वाला पार्ट आपका कहला जाएगा फिर कैथोड। तो जिंक एनोड है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका जो है वो यहाँ पर कैथोड है। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये जनरेट होता है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आइंस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देखो बच्चों, जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, और जिंक आइंस में कन्वर्ट होकर Zn+2 आइंस बनाते जा रहे हैं। अब Zn+2 आइन क्या होगा, चारों तरफ आप देख रहे हो Zn+2 आइन की क्राउडिंग जमा हो गई है, इस पूरे इस सेल के चारों तरफ जमा हो गई है Zn+2 आइन, ये एनोड के। अब क्या होगा कि अब फर्दर 2 से 3 मिनट करंट पास होगा, 2 से 3 मिनट तक करंट जनरेट होगा, उसके बाद जिंक आइंस को निकलने की जगह ही नहीं मिलेगी, चारों तरफ Zn+2 आइन जमा हो जाएंगे। तो क्या होगा, एक जंक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाएगा। उसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से Cl नेगेटिव आइन आएगा, और Cl नेगेटिव आइन जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाकर वो यहाँ से सेटल डाउन हो जाएगा। तो बहुत सारे जितने भी जिंक हो गए, जिंक क्लोराइड बनकर वो सॉल्ट बन जाएंगे और वहाँ से वो हट जाएंगे रास्ते से। तो इस तरह से क्या हो, करंट दोबारा से फ्लो करना शुरू कर देगा। सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर के हाइड्रोजन आइंस आप जानते हैं ना, H+ आइंस तो सारे यहाँ पर चले गए और हाइड्रोजन गैस बन गया, सल्फेट आइंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो सल्फेट आइन चारों तरफ क्या होगा कि वो सल्फेट आइन चारों तरफ यहाँ पर इसके चारों तरफ रश लगाकर क्राउडिंग कर लेंगे, भीड़ लगा लेंगे, हजूम जमा कर लेंगे। फिर यहाँ से K+ आएगा और इस सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, K2SO4 प्रोटेक्शन सल्फेट बनाकर उसको क्या करेगा, हटा लेगा। इस तरह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, मतलब कोई एक आइन बढ़ नहीं पाएगा। जब एक लाइन बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और करंट कट ऑफ हो जाता है, तो ये करंट कट ऑफ होने से रुकेगा। तो सॉल्ट ब्रिज के 3 काम आपने यहाँ पर देखे कि पहला काम तो ये क्या कर रहा है, यस ये सबसे फर्स्ट पहली चीज़ तो ये कर रहा है कि
ये एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, दूसरी चीज़ तो ये मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन को रोक रहा है, तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है अपोजिट चार्ज लाइन प्रोवाइड करके। ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा जनरेट हो रहा है वहाँ नेगेटिव आयन अपना दे दे रहा है सॉल्ट ब्रिज, और जहाँ नेगेटिव आयन ज़्यादा जनरेट हो रहा है वहाँ पर पॉजिटिव आयन दे दे रहा है अपना, और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि सेल रिएक्शंस क्या हुए हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो गया है, पहले सॉलिड था फिर एक्वस बन के आ गया है सॉल्यूशन के अंदर। कैथोड पर क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना कैथोड हमारा, उसमें H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। रिएक्शन के स्टार्ट में जिंक और हाइड्रोजन आयंस थे, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो Zn+2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जा रही है। तो स्लोली क्या होगा कि यहाँ से एनोड जो है ना ख़त्म होता शुरू हो जाएगा, ख़त्म होता रहेगा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जिंक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो फिर करंट रुक जाएगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बैटरी लो हो जाएगी, चूँकि एनोड पर तो अब नहीं है ना अभी जिंक, तो आपको दूसरा जिंक का प्लेट लगाना पड़ेगा अगेन यहाँ पर, तब करंट दोबारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये लेकिन प्राइमरी सेल है ना, तो एक बार जिंक खत्म हो गया तो जब तक आप दूसरा जिंक नहीं लगाएंगे इसके अंदर ये दोबारा से चार्ज नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन के बैटरी वगैरह में क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं सारे, तो वो रिवर्स करके दोबारा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाता है, तो चार्ज हो जाती है बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये तो 2 डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, तो लोन मेथड से की जाती है। लोन एक निमोनिक है, उसको याद रखें, LOAN, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव। कि इस जब हम सेल की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट रखते हैं जहाँ जो एनोड पर होता है, और एनोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड जो है वो आपका नेगेटिव होता है और कैथोड जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो उसको याद रखिएगा लोन से, LOAN लोन। वैसे लोन का मतलब उधार होता है, यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड पे हमने ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रही है एनोड उसको रखा, जिंक ने Zn+2 आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये मैंने आपको सामने जो बनाया दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर से एक्सटर्नल सर्किट से 2 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ पर भाई, हाइड्रोजन के पास, H+ आयंस के पास। H+ आयन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को गेट किया, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, जो प्लैटिनम मेटल पे जाकर एड्जॉर्ब हो गया। तो ये आपने कंप्लीट इस ऊपर वाले सेल के रिप्रेजेंटेशन कर दी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं सबसे फाइनल काम के, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जो आपको ऊपर पूछा गया था कि क्या होगी SRP वैल्यूज। तो जिंक के अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि कंप्लीट जो किसी सेल का स्टैंडर्ड जो सेल कंप्लीट पोटेंशियल होता है ना बच्चों, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके पास E0। अब एक जगह पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, तो E0 ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और E0 रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या हो रही है भाई, रिडक्शन हो रही है। अब ये जो यहाँ पर वोल्ट मीटर में वैल्यू आई 0.76 वोल्ट, ये कंप्लीट सेल की आई है, तो 0.76 वोल्ट बराबर हो गया E0 ऑक्स ऑफ जिंक। ठीक है, तो ये जिंक की ऑक्सीडेशन ये हमें मालूम करनी है, और इसकी तो 0 होती है, तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 0.76 वोल्ट्स। अब हमें क्या करना होता है, लेकिन हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, तो एक दूसरे के एडिटिव यूनिवर्स है। तो E0 और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट्स। जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पर आपने देखा काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हमने यहाँ पर की है, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है इस वोल्टैक सेल की, वर्किंग कैसे करता है ये, वर्किंग करने के बाद सेल रिएक्शंस किस तरह से लिखेंगे, और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन सेल के किया जाएगा, और किस तरह से डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस जिंक का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट आपको समझाया चीज़ों को, बाकी वर्डिंग्स वगैरह के लिए नोट्स आप फॉलो कर लीजिएगा। ये पेपर में एक तो जिंक का आ रहा होता है और जिंक के अलावा कॉपर आ रहा होता है, तो अभी मैंने जिंक का बताया, अगर आपको जिंक समझ में आ गया ना ठीक से किस तरह से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए, तो कॉपर ऑटोमेटिकली आ सकती है। तो नेक्स्ट अब हम कॉपर के टॉपिक पे चलते हैं कि कॉपर की किस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करते हैं। और एक क्लास नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का। तो जिंक का भी मैंने मालूम किया -0.76, और अब हम मालूम करने वाले हैं कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर वो कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए हमें फिर सेम वही है, वोल्टैक सेल बनाना पड़ेगा।
और वोल्टेक सेल की डिटेल मैंने आपको इससे पहले बता दी है। इस बार जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि जिंक की जगह पर कॉपर का हाफ सेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल किया जाएगा वो जिंक सल्फेट के बजाय कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम वैसे ही होंगी। सॉल्ट ब्रिज भी होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होगा, वोल्ट मीटर भी होगा, बल्ब भी होगा, वायर्स भी होंगे, सब कुछ सेम वैसे ही होगा। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा कि करंट को पास करने से पहले या सर्किट कंप्लीट करने से पहले इस कॉपर का हम वेट कर लेंगे। तो कॉपर का वेट, लेट से कॉपर का वेट शुरू में आ जाएगा 9 ग्राम या 10 ग्राम आ जाएगा, 10 ग्राम। और फिर जब हम इससे वायर को जोड़ेंगे तो करंट पास होगा। करंट पास होने पर बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा और ये वोल्ट मीटर फ्लक्चुएशन शो करेगा और कोई भी वैल्यू शो कर देगा, जैसे कि 0.34। ये आपको याद करना पड़ेगा ये वैल्यू, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यही वैल्यू वोल्ट मीटर पे ये 0.34 वोल्ट शो कर देगा। ठीक है, अब 0.34 वोल्ट इसने यहाँ पर जो है वो वैल्यू शो कर दी, और अब दोबारा आपने वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने देखा कि वेट दोबारा कॉपर का कितना हुआ, तो 11 ग्राम हो गया। 11 ग्राम होने से मुराद ये हुआ कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि कॉपर +2 आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइट से, वो यहाँ आकर डिपॉजिट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं आकर यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर हो रही है, इस वाली जगह पर हो रही है रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पर होती है? रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। और ये हमारे इस बार कैथोड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहे होंगे? यहाँ से आ रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया एनोड, जहाँ पर हो रही है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो रिवर्स फिनोमेना हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इधर पर क्या हो रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ हमेशा करंट ट्रांसफ़र होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का असल में लॉस हो रहा है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके H+ आयंस की सूरत में ये इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू यहाँ से भाग रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है और वो यहाँ वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट इस बार इस हाइड्रोजन हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल रिएक्शंस लिख लेते हैं कि सेल रिएक्शंस क्या क्या होंगे। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है, डिटेल इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा कि क्या करेगा ये। जिंक वाले टॉपिक मैंने कंप्लीट डिस्कस, पहले डिटेल्स कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा मैं कॉपर के टॉपिक को। तो सबसे पहले चीज़ तो ये हो गई कि रिएक्शन सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे रिएक्शन एट, जैसे कि कैथोड पर क्या हुआ पहले ये शो कर लेते हैं। कैथोड पर क्या होता है? तो हमेशा कैथोड पर होती है, दिस इज़ एक्चुअली कैथोड। कैथोड पर होती है हमेशा रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो गई किस तरह से कि कॉपर +2 आयंस हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेट कर रहे हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। दूसरा रिएक्शन आपके पास हो रहा है कहाँ पर? एनोड पर, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड पर क्या हो रही है भाई? एनोड पर हो रही है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस तरह से कि हाइड्रोजन है ना H2, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और H+ आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इन ओवरऑल रिएक्शन, आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। तो कॉपर +2 आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कॉपर, ये हो गया H2, ये हो गया 2H+ और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो रिएक्शन के स्टार्ट में क्या था कि कॉपर आयंस थे और हाइड्रोजन गैस थी। रिएक्शन ख़त्म हो गया तो कॉपर मेटल डिपॉजिट हो गया जाकर यहाँ पर, और H+ आयंस सोल्यूशन के अंदर आ गए। टाइम टू टाइम यही होगा कि इस बार ये पूरा का पूरा कॉपर आयंस यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ पर कम से कम होना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट पर ट्रांसफर होते हुए इस कैथोड तक आ रहे हैं, जहाँ पर कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट जो लिखेंगे, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे हम, और भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया लोन मेथड के थ्रू इसको लिखा जाएगा। और लोन मेथड क्या कहता है कि भाई लेफ़्ट पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे, तो इस बार लेफ़्ट पे ही आ जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस जो कि मौजूद था प्लाटिनम पर, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके वो H+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ये 2H+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं किसके पास? Cu+2 आयंस के पास, जो गेट करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो हेयर इट इज़, ये हमारा एनोड का पार्ट है, ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिव हो गया ये वाला, और ये हमारे पास कैथोड हो गया पॉजिटिव, और ये हमारे पास कैथोड का पार्ट है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद डिटर्मिनेशन आप करनी है, जो चीज़ आपको निकालनी थी, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट रेड ऑफ कॉपर, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है वो मालूम करना है। तो सेम वही तरीका है कि आपको पता है पूरे सेल का जो होता है ना, ईएमएफ कह लो, पूरे सेल के ईएमएफ कह लो या फिर ई नॉट ऑफ सेल कह लो, ये दोनों के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ई नॉट रिडक्शन ऑफ कॉपर प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जो है कॉपर रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, दैट्स वाई रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिखी। ई नॉट सेल टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट, ये निकालना है रिडक्शन ऑफ कॉपर, जबकि ये आपको पता है कितना आएगा 0। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की कितनी आ गई 0.34 वोल्ट। अच्छा, देयर इज़ नो नीड कि हम इसको दोबारा कन्वर्ट करें माइनस करके। जिंक में इसलिए क्या था, जिंक ऑक्सीडेशन, जिंक जो है वो हो रहा था ऑक्सीडाइज, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रही थी, तो उसके एडिटिव इन्वर्स लेकर -0.76 हमने किया था। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि हमें आ ही रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और आपको पता है ये स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ होती हैं रिडक्शन पोटेंशियल की सूरत में ही होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इसको जो है वो एडिटिव इन्वर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ तो हो ही रहा है ये रिड्यूस ना, तो उसके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है। सो वेरी सिंपल, जिसने जो है वो जिंक को सही से समझाया ना, तो उसको यहाँ समझने में मसला नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया बिकॉज जिंक में मैंने डिटेल डिस्कशन इसकी कर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करना चाहते हैं तो। देन लास्ट टॉपिक आज का हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं इस कंप्लीट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक के, दैट इज़ कॉल्ड ECS, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या चीज़ है, ये एक सीरीज़ है जो मैंने यहाँ बोर्ड पर आज बनाई हुई है टोटल। ये आपको पता है कि इससे पहले अभी हमने जिंक और कॉपर के जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है, असल में ई नॉट रेड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है। इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उन सब की SRP वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके एक ऑर्डर में लिख दिया है, और वो जो सीरीज़ होती है पूरी जो एक ऑर्डर में लिखी गई है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और किस ऑर्डर को फॉलो किया गया उसके अंदर है कि ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के लिहाज से रखा गया है कि शुरू में उनको रखा गया जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ कम थी, और आगे नीचे उनको रखा गया जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। तो कम वैल्यू से मुराद के नेगेटिव वाले पहले, पॉजिटिव वैल्यू वाले बाद में। और जितने भी मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो ऑक्सीडेशन करते हैं वोल्टाइक सेल में, तो वो एनोड होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे जितने भी होंगे सीरीज़ के अंदर वो रिडक्शन करेंगे वोल्टाइक सेल में, और उसको कैथोड पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं, बिकॉज इससे हमें पता लग सकता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा कम रिएक्टिव है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना आते हैं अपने इस सीरीज़ के पास और देखते हैं वहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए एक निमोनिक है, एक ट्रिक है इस कंप्लीट सीरीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी शादी के फंक्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो खाने लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो या तो आप उस जो है वो उस खाने को मतलब खा रहे होते हैं, जो भी मर्ज़ी होता है खाना खा रहे होते हैं, दूसरा आस-पास लोग होते हैं उनको भी आप देख रहे होते हैं शादी की तकरीब में। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास एक ट्रिक है, एक लाइन है, उसको याद करनी पड़ेगी कि लेके खाना मज़े से आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, मतलब लेके खाना मज़े से आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, मतलब निगाह फेंक देना अपनी, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, मतलब अपनी प्यार भरी निगाहें भी आप फेंक सकते हैं वहाँ पर लोगों पर। फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, चापा F, ये आखिरी में याद कर लें। तो इसको किस तरह से देखना है, अगर आप यहाँ पर इस पूरे सीरीज़ को देखें तो लेके खाना मज़े से आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, उसके बाद छापा और आखिरी में F। तो लेके खाना मज़े से आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा F, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके पास वो है ये हाइड्रोजन, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सब 0 वोल्ट ही होती है। ये स्टैंडर्ड जो हमने अभी क्लास के स्टार्ट में देखा था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये सारे, इन सब की SRP वैल्यूज़ नेगेटिव में होंगी, सब के नेगेटिव में होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक आपको जिंक मिल जाए जिसकी अभी क्लास में हमने -0.76 वोल्ट निकाली इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, और हाइड्रोजन से जितने भी नीचे होंगे उन सब की SRP वैल्यूज़ पॉजिटिव में होंगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ पॉजिटिव में होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर कॉपर मिल सकता है, और कॉपर आप जानते हैं हमने प्लस का 0.34 वोल्ट आज इसका निकाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये सब इसका मतलब कि इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है, इसका मतलब ये आराम से रिड्यूस नहीं हो सकते। हाँ, ऑक्सीडाइज आराम से हो सकते हैं, तो दे कैन ऑक्सीडाइज ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और जब खुद आराम से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, तो अच्छे क्या होंगे फिर, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं। और ये सब चूँकि ऑक्सीडाइज आराम से हो जा रहे हैं तो उनको एनोड के तौर पे लगाया जाएगा। दैट्स वाई हम जिंक को क्या करते थे, एनोड पर लगता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, चूँकि इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर जाता है ये, और ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे टॉप पर जो यहाँ पर वो लिथियम, इसकी SRP वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे लीस्ट होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा आराम से अगर ये ऑक्सीडाइज हो सकेगा तो ये क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका लिथियम होता है, ठीक है, इस सीरीज़ में। तो ये इसकी SRP वैल्यू सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, ऑक्सीडेशन सबसे हाई होगी इसकी यकीनन, ठीक है। और जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे मोर रिएक्टिव हैं, क्योंकि मेटल्स तो जाने जाते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर दें, वही मेटल होता है, तो सारे आराम से लॉस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है। नीचे वाले तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा लग रहे हैं, तब वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो हाइड्रोजन से नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, फास्टर रिएक्शन नहीं करते हैं। आप देखते हैं ना इसमें Hg, कॉपर आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, मरकरी आ रहा है, प्लैटिनम गोल्ड आ रहा है, ये सारे आपको पता है कि ये सारे के सारे आपके पास नोबल मेटल्स कहलाते हैं। नोबल मेटल्स तो वो होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, मरकरी से हापा मेटल जिनको हम कहते हैं, ये आराम से रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर लेते हैं। जैसे कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, अभी हमने देखा था वोल्टाइक सेल के अंदर, अगर आराम से रिड्यूस हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और दैट्स वाई इनको हम कैथोड में इस्तेमाल करेंगे रिड्यूस होने की वजह से। तो कॉपर का हमेशा कैथोड बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वोल्टाइक सेल के अंदर। सबसे नीचे आप जाओ तो फ्लोरीन है, अगरचे एक नॉन मेटल है, इसकी सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, मतलब सबसे आराम से ये रिड्यूस हो सकेगा। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो तमाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में MCQs में आपसे पेपर में पूछते हैं हर साल कि बताएं कि बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हीलियम, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो फिर यस फ्लोरीन। अब ये मैं बता रहा था कि यही सीरीज़ असल में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ भी है, ठीक है। जैसे कॉपर और जिंक हमने देखा कि ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो कभी भी कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिंक के सॉल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर देगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ये अगर जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करे तो जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब जिंक इस सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर को अलग कर देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। तो हमें डिफरेंट रिएक्शंस की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप ये ट्रिक याद रखें, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई नहीं खाए सुंदर प्यार भरी छापा F, और ये आप इसको इस तरह कंप्लीट याद कर लें। तो ये MCQs के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो काफ़ी एक ज़्यादा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया और काफ़ी बड़ा पोर्शन हमने कवर किया है। अगरचे स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये टॉपिक नहीं था, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक भी करवाएं। तो आज मैंने जितना ज़्यादा हो सके मुझसे डिटेल में मैंने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई मसला रहता है इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर मैं जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। बाकी थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ाया हुआ है, चूँकि मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा है,
तो दैट्स वाई वक्त कम मैसर हो रहा है रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट, ई-कैट, एम-कैट के सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं सेंटर में। इस वजह से थोड़ी टॉपिक तो मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी फास्ट स्पीड में, और मेरी स्पीड नेचुरली थोड़ी हैवी फास्ट। तो कोशिश करें कि उसको आप, अगर एक चीज़ एक बार समझ में नहीं आती तो 2 से 3 बार समझने की कोशिश किया करें, और फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कह दें कि सर ये चीज़ हमें आपकी समझ में नहीं आई है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ अच्छी तरह से। तो बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैं लेक्चर को बनाऊँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि योर अप्रिशिएशन, योर एडमायरेशन इज़ ऑक्सीजन फॉर मी। अगर आपको मेरी केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो दैट्स वेरी गुड। तो ये मेरे लिए भी अच्छा है कि इल्म जो है वो इंसान हमेशा बांटे, और इल्म बांटने से बढ़ रहा होता है। बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे अपने दुआओं में याद रखें, और जितना हो सके इस चैनल को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसमें ना सिर्फ मेरी भी ग्रोथ है बल्कि इसमें आपकी भी ग्रोथ है, और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते होंगे तो यकीनन आप दूसरों के साथ शेयर करते होंगे। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि 6 मंथ्स की बहुत थोड़े से वक्त के साथ ही हमने क्या किया है कि एक बड़ी तादाद में कराची के कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक एहसास की और ऑनर की बात होती है कि मैं स्टूडेंट्स के काम आ सक रहा हूँ। ठीक है, बाकी फ़िज़िकल क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है मेरी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी अगर आपको लेने, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इस तरह से, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन पे मैंने दिया हुआ होता है, और डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।